प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। आज हम महाकवि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नल चंपू प्रथम उच्छ्वास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। नल चंपू महाकाव्य के बारे में कुछ हम लोग संक्षिप्त परिचय जानेंगे और उसके बाद नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास के सभी प्रश्न पत्र जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। चंपू काव्य परंपरा का उपजीव्य नल चंपू है। इसके अनुकरण पर ही पश्चातवर्ती चंपू काव्यों की रचना हुई। इसके प्रणेता त्रिविक्रम भट्ट जी हैं और यह कृति श्लेष प्रधान है। यह प्रणेता त्रिविक्रम भट्ट जी और इनके पिता का नाम नेमादित्य या कई पुस्तकों में देवादित्य भी प्राप्त होता है। त्रिविक्रम भट्ट जी के पितामह का नाम श्रीधर था और इनका समय 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। इनकी दो रचनाएं हैं, नल चंपू और मदालसा चंपू। नल चंपू जो है वह आद्य मतलब सर्वप्रथम इसकी रचना हुई जब चंपू काव्य में, तो नल चंपू की हुई और उसके बाद मदालसा चंपू। नल चंपू का मंगलाचरण नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। मालिनी छंद में यह मंगलाचरण निबद्ध है। भगवान शिव एवं अपने पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार किया गया है। नल चंपू चंपू काव्य का आद्य काव्य है और चंपू जो होता है उसमें गद तथा पद दोनों में रचना मिलती है। किसी बात को कहने, किसी शब्द को अलंकृत करने के लिए या गद में हो रहा है तो ठीक है, अगर पद में हो रहा है तो भी ठीक है, तथा गद और पद दोनों मिश्रित होते हैं। जैसे जहाँ जो कोई शब्द है और वह अलंकृत जिस तरह हो जाए उस तरह से उसको अलंकृत करने का भरसक पूरा प्रयास कवि जी करते हैं कि गद में हो या पद में हो, तो जो दोनों में मिश्रित होता है उसे ही चंपू कहा जाता है। नल चंपू श्रृंगार प्रधान है। इसका जो अंगी रस है वह श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस में यह विप्लव श्रृंगार है। इसमें प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। यह 7 उच्छ्वासों में विभक्त है, अर्थात जो 7 उच्छ्वास होते हैं जो चंपू काव्य होते हैं वह उच्छ्वासों में विभक्त होते हैं। तो यह नल चंपू जो है यह 7 उच्छ्वासों में विभक्त है और इसकी कथा लोक विश्रुत नल दमयंती के उपाख्यान पर आधारित है। नल चंपू के प्रारंभिक उच्छ्वास में सरस्वती वंदना एवं पूर्व कवियों की प्रशंसा करके आर्यावर्त देश का विस्तृत आलंकारिक वर्णन किया गया है। आर्यावर्त नाम का एक देश है जो समस्त भू विस्तार पर चमकते हुए तिलक के समान प्रतीत होता है। उस देश के निषद नामक जनपद में निषधा नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है। उस नगरी में पुण्यशाली परोपकारी नल नाम का राजा गुणवान ब्राह्मण महामंत्री के साथ राज्य करता था। राजा नल ऐसे हृदयतुल्य सुयोग्य मंत्री पर राज्यभार छोड़कर स्वयं सांसारिक सुखों को भोगने लगा। अब हम चर्चा करते हैं यह नल चंपू के 7 जो उच्छ्वास हैं इन पर हम संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं प्रथम से 7 उच्छ्वासों तक। इस नल चंपू में महाराज नल और भीमसुता दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन है। इसमें महाकवि त्रिविक्रम भट्ट जी ने बहुत अच्छे ढंग से 63 पात्रों को संयोजा है। 63 पात्रों में से 33 पुरुष पात्र हैं, 29 स्त्री पात्र हैं और एक किन्नर जोड़ा होता है। कुल इसमें 63 पात्र होते हैं और 7 उच्छ्वासों में यह नल चंपू विभक्त है। तो आइए प्रथम उच्छ्वास के बारे में हम जानते हैं कि प्रथम उच्छ्वास में क्या वर्णित है। तो इसका प्रारंभ भगवान चंद्रशेखर
अर्थात शंकर व कवियों की वाग विलास की प्रशंसा से हुआ है। सत्यकाव्य प्रशंसा, खल निंदा व सज्जन प्रशंसा के पश्चात वाल्मीकि, व्यास, गुणाढ़ व बाण की प्रशंसा की गई है। इसमें बताया जाता है कि जो हमारे कवि नलचंपू के हैं त्रिविक्रम भट्ट जी, वह महाकवि बाण से बहुत प्रभावित थे। जो महाकवि बाण भट्ट जी हैं उनकी रचना है कादंबरी, और वह उससे अर्थात बाण भट्ट जी से यह त्रिविक्रम भट्ट जी बहुत प्रभावित थे। बताया जाता है कि प्रथम उच्छ्वास में तदंतर वर्षा वर्णन के बाद एक उपद्रवी शूकर का कथन किया गया है, जिसे मारने के लिए राजा नल आखेट के लिए प्रस्थान करता है। आखेट के कारण थके हुए नल का साल वृक्ष के नीचे विश्राम करना वर्णित है। इसी बीच दक्षिण देश से आया हुआ पथिक दमयंती का वर्णन करता है। पथिक ने यह भी सूचना दी कि दमयंती के समक्ष राजा नल की भी प्रशंसा किसी पथिक द्वारा हो रही थी। उसके रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर दमयंती के प्रति नल का आकर्षण होता है और पथिक चला जाता है। तो पहले उच्छ्वास में शूकर का वर्णन मिलता है और पथिक का वर्णन मिलता है। जो पथिक होता है वह दमयंती की सुंदरता का वर्णन राजा नल के समकक्ष करता है, लेकिन यह भी कहता है कि एक पथिक है जो दमयंती के समक्ष भी राजा नल का वर्णन कर रहा है। तो प्रथम उच्छ्वास में शूकर का वर्णन है, शूकर के पीछे राजा नल का आखेट करना और पथिक का वर्णन आता है। अब हम बात करें द्वितीय उच्छ्वास की, तो इसमें वर्षा काल की समाप्ति व शरद ऋतु का आगमन, विनोद अर्थात प्रेम स्नेह के हेतु घूमते हुए नल के समक्ष हंसों की मंडली उतरती है। उनमें से एक को नल पकड़ लेता है। आकाशवाणी द्वारा यह सूचना प्राप्त होती है कि दमयंती को आकृष्ट करने के लिए यह हंस दुतत्व करेगा, अर्थात उसी समय जो हंस होते हैं उनका जोड़ा आता है और हंसों की जो मंडली होती है अपने जोड़ों में वह उतरते हैं अपने विनोद अर्थात प्रेम स्नेह के भांति प्रेम स्नेह करने के लिए आनंदित होते हुए नीचे उतरते हैं। और जब नीचे उतरते हैं तो उसमें से ही राजा नल एक हंस को पकड़ते हैं। जब यह पकड़ते हैं उस समय आकाशवाणी होती है। तो यह बताया जाता है कि अगर दमयंती पर आप आकृष्ट हो रहे हैं तो यह हंस आपको दूत का काम करेगा। यह हंस बहुत चमत्कारी हंस है, तो यह दूत का काम करेगा। तो राजा दमयंती के विषय में हंस से पूछने लगता है। जब पूछता है तो फिर हंस कुंडीनपुर के राजा भीम व उनकी रानी प्रियंगु मंजरी का वर्णन करता है, अर्थात वह हंस बोल रहा होगा तभी तो वर्णन कर रहा है। तो वह कुंडीनपुर, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कुंडीनपुर के राजा भीम और उनकी रानी प्रियंगु मंजरी का वर्णन करता है। और यही दोनों दाम्पत्य यह जो नलचंपू की नायिका दमयंती है उसके माता पिता होते हैं। तो यह द्वितीय उच्छ्वास में वर्णन मिलता है। अब हम बात करें तृतीय उच्छ्वास की, तो तृतीय उच्छ्वास में रानी प्रियंगु मंजरी और राजा भीम जो कुंडीनपुर के राजा होते हैं दोनों एक दमनक मुनि की सेवा करते हैं। मतलब उन्हें जा कर के सेवा सत्कार करते हैं, हमेशा वहाँ आना जाना होता है। तो दमनक मुनि जो होते हैं वह आशीर्वाद देते हैं राजा भीम को और प्रियंगु मंजरी को। और यह राजा वह भीम नहीं जो पांडवों के साथ युधिष्ठिर के भाई भीम नहीं है, यह अलग राजा हैं जो कुंडीनपुर के राजा थे और उन्हीं की पत्नी होती है प्रियंगु मंजरी। और जब दमनक ऋषि के यहाँ आते जाते हैं तो दमनक ऋषि उन्हें वरदान देते हैं। उस वरदान के फलस्वरूप इन्हें दमयंती नाम की कन्या होती है। अब यह भी माना जाए कि भीम और प्रियंगु मंजरी जब जाते थे तो वह दमकन ऋषि के पास जाते थे, जो दमकन मुनि थे उन्हीं के पास जाते थे और उन्हीं के वरदान से जब उन्हें यहाँ कन्या प्राप्ति होती है तो उनका नाम दमयंती रखा जाता है। और तृतीय उच्छ्वास में उसके शैशव
शिक्षा एवं तारुण्य का वर्णन, ऐसा उसके पालन पोषण कैसे किया गया, सब कुछ कितना प्रेम स्नेह से लोग पाले, उसका तृतीय उच्छ्वास में वर्णन मिलता है। अब हम चतुर्थ उच्छ्वास को देखते हैं। चतुर्थ उच्छ्वास में हंस द्वारा दमयंती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा नल की उत्कंठा बढ़ती है। यह चतुर्थ उच्छ्वास में होता है कि जब हंस दमयंती के सौंदर्य का वर्णन करने लगता है तो राजा की उत्कंठा बढ़ने लगती है। हंस विहार, हंस का कुंडीनपुर जाना, वह नल के रूप गुण का वर्णन सुनकर दमयंती रोमांचित होती है। अर्थात यहाँ पे जो दूत का काम किया गया है तो यह माना जाता है कि महाकवि त्रिविक्रम भट्ट जी कालिदास जी के मेघदूत से प्रभावित रहे होंगे। मेघदूत महाकवि कालिदास जी की जो 2 खंडों में रचना है, मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है, इसमें जो मेघ होता है यह भी दूत का काम करता है। ठीक उसी प्रकार इसमें जो हंस है यह भी दूत का काम करता है। तो यहाँ से सुन लेता है नल की, और नल के आगे दमयंती के सौंदर्य का वर्णन करता है चतुर्थ उच्छ्वास में, और इसी चतुर्थ उच्छ्वास में ही वह कुंडीनपुर जाता है और जा करके वहां भी राजा नल के रूप और गुण का दमयंती के सामने वर्णन करता है। बहुत रोमांचित हो जाती है दमयंती। तब नल के लिए सालंकायन का उपदेश आता है, किसमें? चतुर्थ उच्छ्वास में ही। तो नल के लिए सालंकायन जो होता है वह नल का महामंत्री होता है। नल नहीं, नल के पिता जो वीरसेन होते हैं उनका वह मंत्री होता है सालंकायन। तो महामंत्री जो होते हैं सालंकायन, उनका उपदेश नल के लिए आता है। वीरसेन द्वारा सालंकायन की नीति का समर्थन, नल का राज्याभिषेक वर्णन, पत्नी के साथ वीरसेन का वानप्रस्थ अवस्था व्यतीत करने हेतु वन प्रस्थान व पिता के अभाव में नल की उदासीनता का वर्णन चतुर्थ उच्छ्वास में प्राप्त होता है। अब हम मित्रों बात करते हैं पंचम उच्छ्वास की। तो पंचम उच्छ्वास में यह वर्णित है कि नल के गुणों का वर्णन सुनकर दमयंती के मन में नल विषयक उत्कंठा होती है। वह नल को देने के लिए हंस को अपनी हारलता देती है। पंचम उच्छ्वास में यह वर्णित है। दमयंती के स्वयंवर की तैयारी, उत्तर दिशा में निमंत्रण देने जाने वाले दूत से दमयंती की श्लिष्ट शब्दों में बातचीत, सेना के साथ नल का विदर्भ देश से लिए प्रस्थान, नर्मदा के तट पर इंद्रादि लोकपालों द्वारा दमयंती दौत्य कार्य में नल की नियुक्ति, लोकपालों का दूत बनने के कारण नल चिंतित होता है, श्रुतशील नल को सांत्वना देता है। यह सब कहानी पंचम उच्छ्वास में वर्णित है। अब हम बात करते हैं षष्ठम उच्छ्वास की। तो इसमें प्रातः काल और विंध्यवटी का वर्णन है। विदर्भ देश के मार्ग में दमयंती का दूत पुच्छकराच दमयंती का प्रणय पत्र नल को अर्पित करता है। अर्थात विदर्भ देश के मार्ग में जब दमयंती का दूत, जिसका नाम पुष्कराक्ष होता है, वह प्रेम पत्र, प्रणय पत्र मतलब प्रेम पत्र नल को अर्पित करता है। नल और पुष्कराक्ष का संवाद भी यहाँ पे दिखलाया गया है। पयोसड़ी तट पर सेना का विश्राम, दमयंती द्वारा प्रेषित किन्नर मिथुन द्वारा दमयंती वर्णन, विषय गीत, रात्रि में नल का विश्राम, प्रातः अग्रिम यात्रा की तैयारी व कुंडिनपुर में नल के आगमन के उपलक्ष्य में हर्ष मनाया जाता है। यह सब षष्ठम उच्छ्वास में निबद्ध है। अब हम बात करते हैं सप्तम और अंतिम उच्छ्वास में। तो इसमें नल के समीप विदर्भ राज्य का आगमन, अन्यान्य कुशल प्रश्न, दमयंती द्वारा भेजी गई किरात कन्याओं का नल के समीप आगमन, नल द्वारा प्रवर्तक पुष्कराक्ष व किन्नर मिथुन दमयंती के पास भेजे जाते हैं। नल का मनोविनोद, वह औत्सुक्य दमयंती के यहाँ से पर्वत तक लौटकर
अंतःपुर एवं दमयंती का वर्णन करता है। इंद्र के वर प्रभाव से कायांतपुर में नल का प्रकट होना व दमयंती तथा उसकी सखियों का विस्मय, नल दमयंती का अन्योन्य दर्शन व तन्मूलक रसानुभूत, नल द्वारा दमयंती के समक्ष इंद्र का संदेश सुनाया जाता है। दमयंती विषण होती है। दमयंती के भवन से नल प्रस्थान करता है और उत्कंठापूर्ण स्थिति में हर चरण सरोज ध्यान के साथ किसी भांति नल रात्रि यापन करता है। प्रस्तुत सुप्रसिद्ध चंपू में नल दमयंती की पूरी कथा वर्णित न होकर के आधे वृत्त का ही वर्णन किया गया है। यह श्रृंगार प्रधान रचना है, अतः इसकी सिद्धि के लिए अनेक काल्पनिक मनोरंजन घटनाओं की इसमें योजना की गई है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रथम उच्छ्वास के हल प्रश्न पत्रों को। अब हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, कभी जातस्य यह मूर्ति शिशनः सज्जनस्य च श्लोकार्थ उद्धृत है। ऑप्शन दिया है मदालसा चंपू से, बी दिया है नल चंपू से, सी दिया है भागवत चंपू से और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे तो महाकवि त्रिविक्रम भट्ट जी की जो रचना है नल चंपू या चंपू महाकाव्य का पहली रचना है नल चंपू, और मदालसा चंपू भी इन्हीं की रचना है, अर्थात मदालसा चंपू जो है त्रिविक्रम भट्ट की ही रचना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अभिजातस्य या मूर्ति शिशन सजनस्य च श्लोकार्थ उद्धृत है। तो हम शिशुपाल कह रहे हैं क्या नल चंपू, और नल चंपू को हम देख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि यह श्लोक हमारा नल चंपू से उद्धृत है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखें। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि करोति कस्य न आहादम कथा कांतेव भारती अंश उद्धृत है। तो यह प्रश्न है कि यह किससे उद्धृत है। तो विकल्प दिया है कि महाभारत से है कि रामायण से है कि मदालसा चंपू से है कि नल चंपू से है। तो बस पक्ति पक्ति पूछ रहा है कि यह किससे उद्धृत है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे न ही महाभारत होगा, न ही रामायण होगा, न ही मदालसा चंपू होगा। यह करोति कस्य न आहादम कथा कांते व भारती अंश उद्धृत है, तो नल चंपू से है, अर्थात प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि यत्र चतुर गोप शोभिता सांग ग्रामा युग्रामा, यह किस देश का वर्णन है। विकल्प ए कह रहा है मगध का वर्णन है, बी कह रहा है कि आंध्र का वर्णन है, सी कह रहा है आर्यावर्त का वर्णन है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे तो यह जब शुरू होता है नल चंपू, तो शुरू में ही आर्यावर्त नाम का एक देश होता है जिसका समस्त भू विस्तार से चमकते हुए तिलक के समान प्रतीत होता है, ऐसा इसमें उद्धृत किया गया है। और आर्यावर्त में ही निषद नाम का जो जनपद था और उसमें निषदा नाम की जो नगरी होती है वहीं के राजा होते हैं कौन, नल। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 3 दिया है उसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है, अर्थात प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखें। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि शून्य किम नु करेण कुंजरः इति भ्रांति सम उत्पादयन किस वर्णन से संबंधित थी, मतलब इसमें किसका वर्णन किया गया है। आर्यावर्त का वर्णन किया गया है या शुक्रोत्पात वर्णन से है या शुक्र दर्शन से है या पथिक के आगमन से है। तो हम देखेंगे नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास जब शुरू होता है उसी में ही यह पथिक का आगमन भी होता है और शुक्र का दर्शन और शुक्र उत्पात। तो इसमें जो शून्य किम न करेण कुंजन इति भ्रांति सम उत्पादयन, तो यह हमारा शुक्र उत्पात वर्णन से है, अर्थात प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा बी सही होता है, शुक्र उत्पात। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि नल चंपू का नायक है। तो नल चंपू का नायक आप सभी लोग जानते हैं कौन है। तो विकल्प ये दिया है नल है, हंस है, कह रहा है वीरसेन है कि श्रुतशील है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हंस होता है यह दूत का कार्य करता है। नल चंपू में जो हंस है यह दूत का काम करता है। वीरसेन राजा नल के पिता का नाम होता है और श्रुतशील जो होता है यह राजा नल का मंत्री होता है और मित्र भी होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि नल चंपू का नायक कौन है। तो नल चंपू का नायक राजा नल होता है, अर्थात प्रश्न नंबर
नंबर 5 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम देखें कि पूछ रहा है प्रश्न नंबर 6 कि राजा नल की राजधानी थी तो कहाँ थी? तो विकल्प ए दिया है हस्तिनापुर, दूसरा दिया है उज्जैनी, तीसरा दिया है विदिशा और चौथा विकल्प दिया है निषधा। तो हम देखेंगे तो हस्तिनापुर कहाँ आता है? किरात अर्जुनियम में आता है। विदिशा का वर्णन कादम्बरी में मिलता है, उज्जैनी का वर्णन मेघदूत में, और यहाँ पे जो निषधा है इसी को बताया गया है कि उस देश में निषद नाम की एक नगरी थी और निषधा उसमें प्रसिद्ध नगर है। अर्थात यहाँ पे राजा नल की जो राजधानी होती है वह निषधा नामक नगरी होती है। प्रश्न नंबर 6 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा डी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि त्रिविक्रम के पिता थे तो उनके पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए दिया है नेमादित्य, बी दिया है विक्रमादित्य, सी दिया है सालंकायन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे तो इनके पिता का नाम नेमादित्य था और कहीं कहीं पे देवादित्य भी मिलता है, और इनके पिता का नाम पितामह जो इनके बाबा जी थे उनका नाम श्रीधर था। तो प्रश्न नंबर 7 का हमारा विकल्प ए सही हो जाता है कि त्रिविक्रम के पिता का नाम नेमादित्य था। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है कि त्रिविक्रम भट्ट नलचंपू के 7 उच्छ्वास ही क्यों लिख पाए? ऑप्शन ए दिया था कि लिखने में समर्थ नहीं थे, बी दिया है कि मृत्यु हो गई थी, सी दिया है क्योंकि सरस्वती का वरदान समाप्त हो गया था, और डी दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो त्रिविक्रम भट्ट वैसे भी अगर माना जाए तो जो नलचंपू होता है, तो नलचंपू कह रहे हैं जो चंपू काव्य होते हैं, तो चंपू काव्य बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 7 से ऊपर हो जाए, 8-10 उच्छ्वास हो जाए तो भी अच्छा शोभायमान नहीं होता है, और बहुत छोटा हो जाए तो भी शोभायमान नहीं होता है। बहुत एक्चुअल उसका देखा जाए तो 7 जो उच्छ्वास होते हैं, 7 उच्छ्वासों 8 उच्छ्वासों इसमें शोभायमान होता है। तो त्रिविक्रम भट्ट नलचंपू के 7 ही उच्छ्वास में लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यों इतना ही लिखे? तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा विकल्प होगा क्योंकि सरस्वती का वरदान समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा प्रश्न नंबर 8 में विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अब आप प्रश्न नंबर 9 को देखें तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि नल की चारित्रिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए उदारता, कर्तव्य परायणता, भीरुता, परोपकारिता। तो राजा नल जो हैं, जो नलचंपू के नायक हैं, उनके चरित्र की विशेषता पूछ रहा है कि इसमें से कौन ऐसी विशेषता थी जो उनकी नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं है नहीं पूछ रहा है, नहीं है तो नहीं है तो कौन सी नहीं है? तो उदारता उनकी थी, कर्तव्यपरायणता थी, परोपकारी थे, लेकिन उनके अंदर भीरुता नहीं थी, और भीरुता नहीं थी, इसीलिए प्रश्न नंबर हमारा सी, प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अर्थात हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 9 में विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, वह भीरु नहीं थे। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि जायन्ते न तो लोकस्य कदापि च विपल्लवा अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? अर्थात यह नलचंपू की बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसको हम इम्पोर्टेंट भी कर दें तो सही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सूक्ति है और सूक्ति आई हुई है, बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछी गई है कि जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवा अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ऋतु संहारम, मेघदूत से, उत्तरामचरितम से या नलचंपू से। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो न ही ऋतु संहार होगा, न मेघदूत होगा, न ही उत्तरामचरितम होगा। विकल्प हमारा कौन सही होगा? प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा डी सही होता है, नलचंपू से। अब हम प्रश्न नंबर 11 को देखें तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः उपर्युक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प को चुने। अर्थात जो सही विकल्प है उसको हमें इसमें भरना है। तो पूछ रहा है तो कहा प्रश्न नंबर 11 में विकल्प दिया है ए कथम, बी किम, डी कुत्र, सी कुत्र और डी किम ही। इसमें कौन सा विकल्प है जो भरना है? तो हमें एक एक पंक्ति को भी याद करना है क्योंकि वही पूछ रहा है। तो हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 11 में इसमें कौन सा विकल्प भरा जाएगा, यानी चारों में से कौन सा सही होगा? तो कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मत में विकल्प कौन सा या डॉट डॉट जो दिया है होगा? कथम नहीं, कुत्र नहीं, यहाँ पे किम जो है यही उत्तर सही होगा। अर्थात प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा बी सही होता है कि किम कवेस्तेन काव्येन
किम कांडेन धनुष्मत, अर्थात प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि क्वच कियच्चादपि गंतव्यम, यह कथन किसका है। तो विकल्प दिया है कि नल का है, कि दमयंती का है, कि श्रुतशील का है, कि आर्यावर्त का है। तो आर्यावर्त मतलब यह नगरी का बोध है होता है, तो यह तो बोलेगा ही नहीं। श्रुतशील जो होता है राजा नल का मंत्री है, और दमयंती जो है यह नलचंपू की नायिका होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन नल का है, अर्थात प्रश्न नंबर 12 में विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि श्रुतशील किस जाति का मंत्री है। इसमें पूछ रहा है श्रुतशील किस जाति का मंत्री है। तो ऑप्शन ए दिया है कि क्षत्रिय जाति का है, बी दिया है ब्राह्मण का है, सी दिया है शुद्ध जाति का है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो श्रुतशील जो होता है वो सालंकायन का पुत्र होता है, और जो सालंकायन होता है वो वीरसेन का मंत्री होता है। तो वीरसेन के मंत्री, और वीरसेन जो होता है वह नल के पिताजी होते हैं। तो वीरसेन का मंत्री जो सालंकायन होता है उन्हीं का यह पुत्र होता है श्रुतशील। और श्रुतशील क्या होता है कि वह वीरसेन के पुत्र अर्थात राजा नल का यह मंत्री होता है श्रुतशील। तो श्रुतशील जो मंत्री होता है तो यह राजा नल का मंत्री होता है, और इसके पिता जो होते हैं वह राजा वीरसेन के मंत्री सालंकायन होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूछ रहा है उसकी जाति। तो यह ब्राह्मण जाति के थे। किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। तो प्रश्न नंबर 13 में यह विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि यह इसमें यह वर्णित है कि राजा नल ऐसे हृदय तुलसीयोग्य मंत्री पर राज्यभार छोड़कर चले जाते हैं जो क्या होता है बहुत बड़ा गुणवान ब्राह्मण महामंत्री का रहता है। तो श्रुतशील जो है वह ब्राह्मण जाति से है। तो प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका ए तथा बी में नल से संबंधित सूचनाएं दी गई हैं, सुमेलित करके चयन करें। तो अब हमें यह तालिका है और हमें यह सुमेलित करना है। तो दिया है 1 में वीरसेन, 2 श्रुतशील, 3 उदार धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण, और चौथा दिया है निषधा नगरी। और तालिका दिया है कि मंत्री कौन, मंत्री का नाम, पिता का नाम, राजधानी का नाम और चरित्र की विशेषताएं। तो तालिकाएं 4 दे दिया है। अब इन तालिकाओं को हमें देखना है इसमें कौन सा कहाँ पर सेट होगा। तो सेट करने के लिए हम देखें तो वीरसेन कौन होते हैं, तो वह वीरसेन पिता का नाम होता है, अर्थात राजा नल के पिता का नाम होता है। और श्रुतशील जो होते हैं वह मंत्री का नाम होता है। तो जिस ऑप्शन में पहला का दूसरा होगा और दूसरा का पहला होगा वही सही होगा। तो आइए देखते हैं आप तालिका को। तो तालिका देखिए, ए बता रहा है कि पहला का दूसरा का पहला, तीसरा का चौथा, चौथा का तीसरा। बी में बता रहा है कि पहला का पहला, दूसरा में दूसरा, तीसरा चौथा। सी बता रहा है चौथा पहला चौथा हो जाएगा। तो हमें पहले दिया है वीरसेन, और वीरसेन कौन थे, उनके पिता था, पहला का दूसरा, ये तो सही है। फिर आगे देखते हैं श्रुतशील कौन था। तो श्रुतशील उनके मंत्री का नाम था, दूसरा का पहला, यह भी सही है। अर्थात हम उदार और चरित्रवान देखें तो यह राजा का चरित्र था, अर्थात चौथा। और जो निषधा नगरी है वह राजधानी होती है। तो प्रश्न नंबर 14 में विकल्प नंबर हमारा ए सही होगा, अर्थात ये जो तालिका है तालिका में ऑप्शन ए सही हो जाता है कि वीरसेन वो राजा नल के पिता होते हैं, श्रुतशील राजा नल का मंत्री होता है, उदार धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण यह उसके चरित्र की विशेषताएं हैं, और निषधा नगरी जो होती है वही उसकी राजधानी होती है। तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 15 को देखें। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निर्मासम मुखमंडले परिमितम मध्य लघुम करणो कथा कहाँ से उद्धृत है, या पंक्ति जो है वह कहाँ से उद्धृत है। तो नलचंपू से उद्धृत है, कि मदालसा चंपू से, कि रामायण चंपू से, कि भागवत चंपू से। तो भागवत चंपू और रामायण चंपू से नहीं होगा, मदालसा चंपू से भी नहीं होगा, कि हम यहाँ पे नलचंपू के प्रथम उच्छ्वास को पढ़ रहे हैं और पूछ रहा है कि कहाँ से पंक्ति उद्धृत है। तो यह पंक्ति उद्धृत हमारी है नलचंपू से, अर्थात प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 16 को देखें। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि श्रुतशील के पिता का नाम है। तो श्रुतशील किसके पिता का नाम है, तो विकल्प दिया है वीरसेन के, सी दिया है नल के, और बी कह रहा है सालंकायन,
और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो श्रुतिशील के पिता हैं, जो श्रुतशील है वह राजा नल का मंत्री होता है। वीरसेन जो होते हैं वह राजा नल के पिता होते हैं। और श्रुतशील के पिता का नाम ही सालंकायन होता है, जो वीरसेन के महामंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं। तो वीरसेन के प्रधानमंत्री सालंकायन, और सालंकायन का पुत्र ही श्रुतशील होता है, जो यह राजा नल का यह प्रधानमंत्री होता है। तो प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा बी सही होता है। श्रुतशील के पिता का नाम सालंकायन था। अब हम प्रश्न नंबर 17 को देखें तो प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि किम कवेस्टेन, इससे पहले एक प्रश्न आया था तो उसमें यही किम नहीं था, डाट डाट कर दिया था, लेकिन अब कह रहा है कि किम कवेस्टेन काबेन किम कांडेन धनुष्मतः, यह श्लोकांश उद्धृत है रामायण चंपू से नहीं, जीवनधर चंपू से नहीं, भागवत चंपू से नहीं, यह श्लोक हमारा नल चंपू से उद्धृत है। कहा कि इसके पहले हम लोग देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 18, और प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि जयति तरुयोशीलोचनानाम विलासः, यह कथन श्लोक पद किस ग्रंथ से उद्धृत है? ऑप्शन ए रामायण चंपू से, बी भागवत चंपू से, सी नल चंपू से और डी जीवनधर चंपू से। तो जयति तरुयोशीलोचनानाम विलास, यह श्लोक हमारा जो ग्रंथ है वह नल चंपू से उद्धृत है, जो महाकवि श्री त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित है। तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 में बता रहा है क्या कि रम्या रामायणी कथा सूक्ति के आधार पर किसे नमस्कार किया गया है? तो प्रश्न विकल्प दे रहा है ए शिव को, बी पार्वती को, सी वाल्मीकि को और डी विष्णु को। तो रम्या रामायणी कथा, और रम्या रामायणी कथा की हम बात करें तो यह किसके इस सूक्ति का आधार पर किसको नमस्कार किए हैं? तो हम जब यह देखेंगे नलचंपू में जो महाकवि त्रिविक्रम भट्ट जी हैं, तो बाण को, गुणाद को, वाल्मीकि जी को और वेद व्यास जी को नमन करते हैं, लेकिन यहाँ पे रम्या रामायणी कथा जो है एक आधार पर वह वाल्मीकि जी को नमस्कार करते हैं। काहे कि रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि जी की रचना है। तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा सी होता है कि वाल्मीकि जी को नमस्कार करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 20 को देखें तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि भीम इव भारत अलंकार भूतः, यह किसका विशेषण है? आर्यावर्त का विशेषण है कि मगध का है कि अवध का है कि इनमें से कोई नहीं? तो भीम यु भारत अलंकार भूतः, जो यह आर्यावर्त है वह भारत भूमि को अलंकृत करता है, तो यह विशेषण किसका है? आर्यावर्त का। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 21 को देखें तो प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि कुर्वन्ति सर्वदा यत्र विचित्र वायसाम मूदम, श्लोकार्थ किस ग्रंथ से संबंधित है? प्रश्न ए दिया है विकल्प दिया, माफ कीजिए, विकल्प ए नल चंपू से, बी दिया है महाभारत चंपू से, सी दिया है मदालसा चंपू से और डी दिया है रामायण चंपू से। तो यहाँ पे हम लोग हल प्रश्न पत्र कर रहे हैं किसका? नल चंपू का। तो नल चंपू से ही यह उद्धृत है। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि नल चंपू से। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 22, और 22 में कह रहा है कि कंदः सकल अलंकार कूरः कलापस्य, यह किसका विशेषण है? तो प्रश्न विकल्प ए नल का, बी दमयंती का, सी श्रुतशील का और डी आर्यावर्त का। तो इसमें किसका विशेषण बतलाया गया है? तो इसमें प्रश्न नंबर देखें हम 22, और 22 में विकल्प कौन सा है? नल का। नल का नहीं है, नल का नहीं है, दमयंती का नहीं है, यह होता है श्रुतशील का। किसका विशेषण होता है? श्रुतशील का, जो राजा नल का बहुत ज्ञानी ब्राह्मण होता है, यह राजा नल का प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें किसका विशेषण है? प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा सी सही होता है, श्रुतशील का विशेषण है। अब हम प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं तो प्रश्न नंबर 23 पूछ रहा है कि नल चंपू किसकी रचना है? तो ये आप सब लोग विदित हैं कि यह त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। प्रश्न नंबर 23 का विकल्प बी हो जाता है कि नल चंपू जो
चंपू काव्य का आदि काव्य है नल चंपू, और इसकी रचना कौन किए हैं? तो त्रिविक्रम भट्ट जी किए हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि नल चंपू की नायिका, तो आप सब जानते हैं किसकी नायिका? दमयंती है। राजा नल और दमयंती के प्रणय कहानी है, विप्लव श्रृंगार प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है और इसमें विप्लव श्रृंगार है। और नल चंपू की नायिका जो होती है तो भीम की पुत्री अर्थात दमयंती होती है। तो प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, कौन सा है? तो जीवनधर चंपू है कि रामायण चंपू है कि भागवत चंपू है कि मदालसा चंपू है? तो यह एक लेके बहुत ठीक ठाक प्रश्न है कि त्रिविक्रम भट्ट का प्रचलित जो चंपू काव्य है नल चंपू है, लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है तो इनकी दो रचनाएं हैं, एक नल चंपू है और एक मदालसा चंपू है। तो इसमें देखिए नल चंपू नहीं दिया हुआ, तो ढेर लोग इसमें भ्रमित हो जाएंगे कि त्रिविक्रम भट्ट की रचना नल चंपू है, नल चंपू है, लेकिन नल चंपू भी है और एक और रचना उनकी पाई जाती है का मदालसा चंपू। तो इसीलिए प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा डी सही होता है कि त्रिविक्रम भट्ट की रचना नल चंपू है और उसके साथ दूसरी रचना कौन सी है? मदालसा चंपू। अब हम प्रश्न नंबर 26 को देखें तो प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि त्रिविक्रम भट्ट बचपन में थे। विकल्प ए दिया विद्वान, बी दिया है योद्धा, सी दिया है मंदबुद्धि और डी दिया है भीरू। तो बतलाया यह जाता है कि त्रिविक्रम भट्ट जो बचपन में थे वह मंदबुद्धि थे, और इसी में एक प्रश्न भी आया था कि वह जब नलचंपू की रचना किए तो कहाँ 7वें उच्छ्वास में किए। तो उनको बताया गया कि वहाँ सरस्वती का वरदान हट गया, तो इनको यह माना जाता है कि माता सरस्वती का साक्षात इनको वरदान मिला। यह मंदबुद्धि थे बचपन में, लेकिन उसके बाद यह बहुत बड़े विद्वान हुए। तो प्रश्न नंबर 26 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा सी होता है कि जो त्रिविक्रम भट्ट बचपन में मंद बुद्धि थे। कैसे थे? तो मंद बुद्धि थे। तो प्रश्न नंबर 26 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 27 को हम देखेंगे तो कह रहा है त्रिविक्रम किस राजा के अधीनस्थ कवि थे। अर्थात यह जो राजा लोग पहले रहा करते थे तो वह लोग कवियों को रखते थे। अधीनस्थ भी कहा जाए या आश्रयदाता भी कहा जाता है। तो त्रिविक्रम भट्ट जी थे उनके कौन से राजा आश्रयदाता थे? तो दिया है सुंदरमणि नहीं थे, रघुनाथ नहीं थे, इनके आश्रयदाता इंद्रराज तृतीय थे, और इंद्रराज तृतीय जो राजा थे वही इनके आश्रयदाता थे। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 28 को देखें तो प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि श्रुतशील राजा नल का ... महामंत्री था, रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध विकल्प से कीजिए। तो महाधनी था, अहंकारी था, चतुर था या प्राणसम था। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28 में श्रुतिशील जो था वह जातीय ब्राह्मण था और बहुत ही चालाक और चतुर ब्राह्मण था, वह धर्मपरायण ब्राह्मण था। तो इसके पिता भी महामंत्री थे और यह भी महामंत्री होता है। तो प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा बी जाएगा, अर्थात वह कैसा था? बहुत चतुर महामंत्री था। अब हम प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं तो प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि सम उपह संति स्वर्गवासिनम जनम जना वाक्य उद्धृत है। अर्थात यह सूक्ति बहुत फेमस है और यह किसकी है? तो यह नल चंपू की है। नल चंपू की जो सूक्ति है और यह इंपॉर्टेंट है, सूक्ति पूछा जा रहा है। तो यह कह रहा है कि सम उपह संति स्वर्गवासिनम जनम जना वाक्य उद्धृत है। तो मृत्कटकम से, रामायण चंपू, भागवत चंपू से नहीं है। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प हमारा बी सही होता है कि यह नल चंपू से उद्धृत है। अब हम प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं जो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 30 में कह रहा है कि जयति गिरि सुताया काम संताप वाहिनी, यहाँ किसकी आराधना की गई है? तो यह नल चंपू का मंगलाचरण है और यह मंगलाचरण मालिनी छंद में निबद्ध है। तो जयति गिरि सुताया काम संताप वाहिनी ननमयुतेयम भोगिलो कई मालिनी। तो मालिनी छंद में यह जो उसका
मंगलाचरण किया गया है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और नमस्कारात्मक मंगला, मानो दोनों मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक भी है और नमस्कारात्मक भी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जयति गिरि सुताया काम संताप्त वाहिनी, यहाँ किसकी आराधना की गई है? तो गिरि सुता मतलब पर्वत की पुत्री जयति गिरि सुता है, अकाम संताप वाहिनी अर्थात माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना किए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि शिव के बारे में बतलाया गया है। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा बी सही होता है कि यहाँ पे शिव की आराधना की गई है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।